आज हम लोग डिजिटल एजुकेशन जो कि आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, आज उसी का हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न है आपका, राइट द इंट्रोडक्शन टू एआई, यानी एआई का परिचय हमको बताना है, उदाहरण और उसके लाभ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एआई पहले क्या है? एआई का फुल फॉर्म अगर हम बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, और यह हमारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल की क्षमता, कंप्यूटर या कंप्यूटर नियंत्रित आमतौर पर बुद्धि प्राणियों से जुड़े हुए कार्यों के लिए प्रक्रिया जैसे तर्क करने, अर्थ खोजने, सामान्यीकरण करने या पिछले अनुभव से सीखने की बात की जाती है। यानी कि इसमें क्या किया जाता है? तर्क किया जाता है, खोजा जाता है और किसी भी अर्थ को सामान्यीकरण किया जाता है। 1940 के दशक में डिजिटल कंप्यूटर के विकास के बाद यह प्रदर्शित किया गया कि कंप्यूटर को बहुत जटिल कार्यों के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। पहले के टाइम में कंप्यूटर का मतलब सिर्फ इतना ही था कि जो कैलकुलेट कर सकता था किसी भी डाटा को। बाद में क्या हुआ, सिर्फ इसमें डाटा को ही कैलकुलेट नहीं किया जाता है, बल्कि बहुत सारी कार्यों को आज कंप्यूटर की मदद से किया जाता है। जैसे कि हम लोग ईमेल भेजने का काम करते हैं, कोई चीज़ सर्च करने का काम करते हैं, और भी वह कई सारे कामों को आसानी से कर सकता है। इसके अलावा उसे गणितीय प्रमेयों के लिए प्रमाण खोजना, शतरंज खेलना, ये सब भी किया जाता है। फिर भी कंप्यूटर प्रोसेसिंग, रोजाना कंप्यूटर प्रोसेसिंग गति और मेमोरी क्षमता के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी भी हम लोग देखते हैं जिस कंप्यूटर का जो जितना अच्छा पीढ़ी का है, उस कंप्यूटर को उतना अच्छा माना जाता है। नॉर्मली i3, i5, i7, i9, आप लोग ये सारा नाम भी जानते होंगे। सामान्य तौर पर जो लोग अपने घर के लिए यूज़ करते हैं, उन लोगों का कंप्यूटर i3 टाइप का होता है। जो लोग थोड़ा प्रोफेशनल वर्क करते हैं वे i5 का करते हैं। जो बहुत अच्छे पबजी या फ्री फायर खेलने वाले लोग होते हैं, वे लोग i7 या i9 जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ कार्यक्रमों ने कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए मानव विशेषज्ञ और पेशेवरों के प्रदर्शन स्तर को प्राप्त कर लिया गया है, और इसको सीमित अर्थ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहा जा सकता है। अब आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे और नुकसान क्या क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट, सेल्फ ड्राइविंग कार के चारों ओर प्रचार के साथ साथ यह मानना आसान हो सकता है कि एआई हमारे रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित नहीं करता, लेकिन अगर हम वास्तविक तौर पर देखें तो एआई हमारे जीवन को बहुत तौर पर प्रभावित भी करता है। हम में से अधिकांश लोग लगभग हर दिन किसी न किसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सामना करते हैं। जिस क्षण सुबह को उठते हैं, उठने के साथ साथ आज के ज़माने में लोग टॉयलेट नहीं जाते, सबसे पहले फ़ोन चेक करते हैं, तो वहीं से हमारा क्या होता है, एआई शुरू हो जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम में देखिएगा आपका जो रील्स आता है आपके मन के अनुरूप आ जाता है। कारण क्या है कि हम लोग वैसा सर्च करते हैं, वही चीज़ों को वह हमेशा प्यूरीफाई करके दिखाने का काम करता है। या नेटफ्लिक्स या यूट्यूब वही चीज़ों को दिखाता है जो आप देखना पसंद करते हैं। तो यानी कि एआई हमारे जीवन में आज बहुत अच्छे तरह से घुस चुका है। स्टेटिस्टा के एक अध्ययन के अनुसार वैश्विक एआई बाजार में हर साल 54% तक बढ़ने वाला है। लेकिन एआई वास्तव में है क्या, और क्या इससे वास्तव में भविष्य में मानव जाति का भला होने वाला है? ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर अभी भी बातचीत की जा रही है। हालांकि बहुत सारे लोग एआई को अच्छा भी मानते हैं। विहंगम दृष्टि से एआई एक कंप्यूटर प्रोग्राम है को स्वयं सोचने और सीखने की क्षमता प्रदान करता है। आप देखिएगा कोई भी चीज़ जब आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे आपका ईमेल आईडी से वो खुलता है। इसका अर्थ है वो आपके ईमेल को कनेक्ट कर रहा है कि आप किन किन चीज़ों को पसंद करते हैं। यानी मशीनों में भी क्या आ रही है, मानव बुद्धि आ रही है, उसी का वो अनुकरण करते हैं, जिस पर आमतौर पर मनुष्य भरोसा करता है। यह तकनीकी चमत्कार महज स्वचालन से आगे तक फैला हुआ है। इसके अलावा अपनी क्षमता के आधार पर एआई के मुख्यतः 3 प्रकार हैं: कमजोर एआई, मजबूत एआई और सुपर एआई। कमजोर एआई को वीक एआई कहते हैं। एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है और अपनी सीमाओं से परे प्रदर्शन नहीं कर पाता। यह हमारे दैनिक जीवन में आम है। जैसे पहले के टाइम में जो आपका फ़ोन चलता था कीपैड वाला, वो एक टाइम में एक ही काम कर पाता था। कॉल कर रहे हैं तो फिर मैसेज नहीं कर पाइएगा, कट जाएगा या कुछ और दिक्कत हो जाता था। लेकिन आज के ज़माने का फ़ोन क्या कर सकते हैं, एक साथ हम मल्टी काम कर सकते हैं। तो यानी कि अभी का फ़ोन को हम मजबूत एआई ले सकते हैं, आप पहले वाले को कमज़ोर एआई में ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एआई क्या है? किसी भी बौद्धिक कार्य को समझ और सीख सकता है जो एक इंसान कर सकता है। आप लोग एक चैटबॉट का नाम जानते ही हैं। चैटबॉट क्या है? तो नॉर्मली आप लोग स्नैपचैट पे एक देखे होंगे, एक तरह का उसमें नंबर दिया हुआ रहता है जिसकी मदद से आप उससे बात कर सकते हैं। वो आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब भी दे देता है। या व्हाट्सएप में भी अब एक फीचर आ गया है कि आप उससे क्वेश्चन पूछिए, वो आपका जवाब दे देगा, और उसमें लिखा हुआ भी रहता है, एआई ही नाम से है लिखा हुआ। इसके अलावा सुपर एआई क्या करता है? यह मानव बुद्धि को पार करता है, किसी भी कार्य को मानव से बेहतर कर सकता है। हालांकि यह अभी भी अवधारणा है, वास्तव में इस पे काम अभी भी नहीं हो पाया है सुपर एआई पर।
अब आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे और नुकसान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो सोचने और समझने में सक्षम है। किसी भी चीज़ को कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानना संभव है यदि इसमें ऐसा कार्य करने वाला प्रोग्राम शामिल हो जिसे आमतौर पर एक इंसान करेगा। लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। एआई के लाभों में कार्य स्वचालन की मदद से मतलब अपने आप हो जाता है, डेटा विश्लेषण कर सकता है, चिकित्सा निदान कर सकता है। लेकिन एआई में अभी भी बहुत सारा दिक्कत है, जैसे नौकरी में विस्थापन आ गया। जैसे सीधा सा भी बोले, आज से 5 साल पहले हम लोग रिचार्ज कराने के लिए फ़ोन दुकानदार के पास जाते थे। फ़ोन पे गूगल पे आने के बाद हम लोग क्या करने लगे, खुद से रिचार्ज करने लगे। तो रिचार्ज करने वाला एक दुकानदार का वर्ग का नौकरी क्या हुआ, चला गया। तो ये काफ़ी दिक्कत नौकरियों में विस्थापन करता है। पूर्वाग्रह और गोपनीयता के बारे में नैतिक चिंताएं होने लगती है। नॉर्मली अगर हम अपना कोई पर्सनल डाटा किसी दोस्त के पास शेयर करते हैं तो उम्मीद है वो शेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर हम फ़ोन के पास सारा डाटा अपना रखे हैं, कोई मेरा फ़ोन को हैक कर सकता है, मेरी गोपनीय सूचना लीक हो सकती है। इसके अलावा हैकिंग से सुरक्षा जोखिम, मानव जैसी रचनात्मकता और सहानुभूति की कमी भी इसमें शामिल है। अब आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 10 फायदे क्या क्या हैं। तो पहला, मानवीय त्रुटि में कमी। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कर रहे हैं तो काम सही से होगा, त्रुटि नहीं होगी। अब जोड़ घटा गुना भगा कर देंगे हम करने के लिए, हो सकता है आप लोग का गलती हो जाए। कैलकुलेटर का गलती होगा क्या, नहीं गलती होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रत्येक चरण एआई द्वारा पहले से सेट किया हुआ रहता है, एक विशेष एल्गोरिदम में रहता है, तो उन त्रुटियों को शून्य किया जा सकता है। जबकि हम किसी अच्छे से अच्छे मैथमेटिशियन को भी एक बार जोड़ घटा दे देंगे तो हो सकता है वो गलती कर सकता है, जबकि कैलकुलेटर में ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा एआई के माध्यम से मानवीय त्रुटि में कमी का एक उदाहरण रोबोटिक सर्जरी भी हो सकता है। मानव क्या कर सकता है, त्रुटि कर सकता है, उसका हाथ हिल सकता है, जबकि रोबोट का हाथ नहीं हिलता। सिंपल सा भाषा में बोले, अगर आप जब जिस रूम में ऑपरेशन चैम्बर होता है आप लोग देखे होंगे, वहाँ पर बाहरी लोगों का अलार्म वर्जित होता है। इसके अलावा वहाँ पर शीशा लगा हुआ रहता है। कोई भी जो आदमी काम करते हैं वो काफ़ी ट्रेंड होते हैं, मतलब अगर हल्ला भी हो जाए तो भी उसका हाथ से सुई हिलना नहीं चाहिए। तो भाई ऐसी स्थिति में अगर कोई उसके सामने कभी किसी के हाथ से बर्तन छूट जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, मतलब जो सामान लेकर के ट्रे लेकर के नर्स गई, नर्स के हाथ से छूट गया तो हो सकता है उसका कहीं और भी हो जाए, ध्यान भटक जाए। तो इसी कारण से वहाँ रोबोट का प्रयोग किया जाने लगा है। रोबोट क्या करेगा, उसका हाथ हिलेगा क्या, हल्ला भी होगा तो उसको तो ट्रेंड किया गया उसी काम के लिए, सिर्फ वही काम करना है उसको। अब आता है शून्य जोखिम। एआई का सबसे बड़ा लाभ यह है, एआई रोबोट हमारे लिए काम करने की अनुमति देकर मनुष्य कई जोखिमों को दूर कर सकता है। जैसे बम को निष्क्रिय करना है, इंसान जाएगा, डर लगेगा, हाय रे हमारा विस्फोट नहीं हो जाए, जबकि रोबोट को भी लगेगा कि डर हो जाएगा, हो जाएगा, खत्म कहानी। अंतरिक्ष में जाना हो, महासागर में जाना हो, कहीं भी जाना हो, उसको आसानी से भेजा जा सकता है। ये सटीक कार्य भी प्रदान करते हैं, आसानी से खराब भी नहीं होते हैं। शून्य जोखिम का एक उदाहरण एक विनिर्माण सुविधा में पूरी तरह से स्वचालित उत्पादन लाइन है, रोबोट अच्छे से काम कर सकते हैं। इसके अलावा मनुष्य एक दिन में केवल 3 से 4 घंटे ही उत्पादक होता है। नॉर्मली क्या होता है 3 घंटा, जैसे अभी मैंने 6 बजे से लेकर हम 9 बजे तक पढ़ा है। 9 बजे हमको पूरा भूख लगने लगा, मेरी हालत जवाब दे रही थी, पर जाके हमको खाना पड़ा, तब जाके हम काम कर पा रहे हैं। रोबोट के साथ ऐसा है क्या, नहीं। एक बार में बढ़िया वाला बैटरी लगा दीजिए, अभी जैसे मेरा वाला में लगा हुआ है 5000 एम्पियर का बैटरी लगा हुआ है, सुबह को चार्ज किया शाम तक एकदम मिजाजी, फिर मन हुआ बैटरी बदल दीजिए, तुरंत काम हो जाएगा ना। नहीं, आप कितनों खा लीजिएगा, आपको पूरा खाना खिलाते भी जाएंगे ना तो भी आपको थोड़ा सा बीच में आराम करने की ज़रूरत होगी, जबकि रोबोट के साथ ऐसा नहीं है। उसका बैटरी बदल दीजिए, 2 सेकंड का काम है, तुरंत हो जाएगा। बात समझ में आया। हम लोग के साथ ऐसा हो सकता है क्या, भावनाएं भी जुड़ी है। अभी मान लेते हैं क्या सर आप रोज रोज लेट कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि मेरी भावना आयत होगी। रोबोट का भावना है क्या, वो जैसा है वैसा काम करते रहेगा लगातार। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि 24/7 2400 घंटा 7 दिन काम कर सकता है। इसका तबीयत खराब नहीं होने वाला। अब बोलोगे सर पार्ट पुर्जा खराब हो जाएगा तो आप रिपेयर कर सकते हैं, हम लोग का रिपेयर होने में बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा, चैटबॉट भी आप लोग जानते ही हैं। अगला है आपका 24 डिजिटल सहायता। कुछ सर्वाधिक तकनीकी रूप से उन्नत कंपनियां डिजिटल सहायकों का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं से जुड़ती है, जिसमें मानव कर्मी की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। डिजिटल सहायता क्या हो गया, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, सारा चीज़ रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड करने के बाद मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो आप डिजिटली आप लोग क्या कर सकते हैं, यूट्यूब खोलिए, जितना बार रिपीट करना है उतना बार वो सुनाती जाएगा।
हमको बार बार रिपीट करने बोलिएगा, हम थक जाएंगे। वो थकेगा क्या? नहीं थकेगा। तो कई वेबसाइटें उपयोगकर्ता द्वारा अनुरोधित सामग्री वितरित करने के लिए डिजिटल सहायकों का उपयोग करती है। कुछ चैटबॉट इस तरह बनाए जाते हैं कि यह बताना मुश्किल हो जाता है कि हम किसी इंसान से बातचीत कर रहे हैं या चैटबॉट से। जैसे अभी आपका व्हाट्सएप का AI का फीचर, आप जो गप कीजिए वो गप करेगा, बस खाली खराब गप नहीं कीजिएगा, नहीं तो वो आपसे गप ही नहीं करेगा, बोलेगा सॉरी आई कांट अंडरस्टैंड। बढ़िया बढ़िया गप कीजिए, बढ़िया बढ़िया सब गप करेगा, जो पूछिएगा सब बताएगा। हम सभी जानते हैं कि व्यवसायों के पास एक ग्राहक सेवा दल होता है जिससे संरक्षकों की शंकाओं और चिंताओं का समाधान करना चाहिए। जैसे कि आप लोग देखते हैं फ्लिपकार्ट पे जब आप कुछ भी सामान खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, एक चैटबॉट बना हुआ रहता है। आप जो भी क्वेश्चन पूछिए वो आपको जवाब दे देगा, आपके मनोनुकूल जवाब दे देता है। या फिर आप टेलीग्राम वगैरह पे भी देख सकते हैं। तो ये सब डिजिटल मार्केटिंग को दिखाता है। नए आविष्कार, व्यावहारिक तौर पर AI क्या है, नई कई नवाचारों के पीछे प्रेरक शक्ति है जो मनुष्यों को अधिकांश चुनौतीपूर्ण मुद्दों को हल करने में सहायता करती है। इसके अलावा AI की मदद से ही डॉक्टरों ने किसी महिला में स्तन कैंसर के प्रारंभिक चरण का ही पता लगाने की अनुमति दी है। देखो नॉर्मल केस में क्या होता है, अगर आपको कोई भी बीमारी होती है तो आपको बीमारी होता है तब पता चलता है। और नॉर्मली जो ECG एक होता है, ECG टेस्ट की मदद से आपके बॉडी के अंदर पार्ट को पूरा चेक किया जाता है और आपकी बीमारी का पता लगाया जाता है। अल्ट्रासाउंड सबसे सिंपल वर्ड आप लोग जानते हैं, जिसकी मदद से कोई पेट में लड़का है या लड़की इस बात का पता लगाया जाता है। लेकिन ये सिर्फ नहीं है कि लड़का लड़की का ही पता लगाया जाता है, ये भी पता लगाया जाता है कि जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो बच्चा अपंग तो नहीं ना है, वो विकलांग तो नहीं ना है, कोई तरह की बीमारी तो नहीं ना हो गई है। वो सारा भी अल्ट्रासाउंड की मदद से पता लगाया जाता है। तो ये सब उसी के माध्यम से होता है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता था पहले टाइम में, पेट चीरने के बाद बच्चा आएगा बाहर, उसके बाद हम बता सकते हैं कि लड़का है या लड़की है, पहले नहीं बताया जा सकता था। हालांकि पहले के लोग बहुत सारे कमेंट्री करते थे कि अगर लड़की बायां साइड अगर घूम करके सो रही है तो इसका मतलब है उसको बेटा होने वाला है, और दायां साइड घूम करके सो रही है मतलब उसको बेटी होने वाला है। पहले का बुढ़ा लोग ऐसे बताता था, नहीं ऐसा माना जाता था। आप पढ़ सकते हैं, ये सारा चीज़ मैंने पढ़ा है तब मैं बोल रहा हूँ, हवा में कुछ नहीं बोल रहा। नए आविष्कारों का, हालांकि ये सब मान्यताएं हैं, कितना सच है इस बात पर मैं कोई तुक नहीं है। अब आता है नए आविष्कारों का एक और उदाहरण, स्वचालित कारें हैं जो मानव हस्तक्षेप के बिना सड़कों और यातायात को नेविगेट करने के लिए कैमरा, सेंसर और AI एल्गोरिदम के संयोजन का उपयोग करती है। बहुत सारा स्वचालित कारें चल गई है। स्वचालित कारें मतलब आप कार में बैठिए, सारा प्रोग्राम सेट कर दीजिए कि हमको यहाँ से देवघर जाना है, कैसे जाना है वो अपने ले जाएगा, तुम आराम से कार में ऑन करके सूत रहो। हालांकि ये कारें अभी इंडिया में नहीं चल रही है, अमेरिका में कहीं कहीं बनी है, लेकिन उसे अभी तक सड़क पर पे बहुत अच्छे से उतारा नहीं गया है, और अभी उस पर टेस्टिंग का काम ही चल रहा है। आप आराम से गाड़ी में बैठ के सो जाइए, गाड़ी आपको पहुँचा देगी। स्वचालित कारों में सड़क सुरक्षा में सुधार करने, यातायात की भीड़ को कम करने और विकलांग या सीमित गतिशीलता वाले लोगों के लिए पहुंच बढ़ाने की क्षमता है। इन्हें टेस्ला, गूगल और उबर सहित विभिन्न कंपनियों के द्वारा विकसित किया जा रहा है। अब आता है निष्पक्ष निर्णय। मनुष्य अपनी भावनाओं से प्रेरित होता है और वह चाहता है कि भाई इस काम को करें या नहीं करें। अगर मन में आ रहा है भाई क्रिस का चेहरा देखने में बेहद बेकार लगता है, इसको नहीं पढ़ाना चाहिए, भगवा देना चाहिए, तो अगर कोई मैन है तो क्या करेगा, उसको भगवा देगा। AI भगवाएगा क्या? चाहे तुम काला कलूटा भैंसा कैसा भी रहो, तुमको पढ़ाएगा, या जो भी उसको काम दोगे वो करेगा। तो AI क्या है, संचालित भर्ती प्रणाली है जो जनसांख्यिकी के बजाय कौशल और योग्यता के आधार पर नौकरी आवेदकों की स्क्रीनिंग करती है। तो यानी ये पूर्वाग्रह को खत्म कर दी। अब आता है दोहराव वाले कार्य। हम अपने दैनिक कार्य के हिस्से के रूप में बहुत सारे दोहराए जाने वाले कार्य करेंगे, जैसे त्रुटियों के लिए दस्तावेज की जांच करना, अन्य चीज़ों के अलावा धन्यवाद नोट भेजना, ये सब भी काम कर सकता है। अब बार बार देखो, तुम हमको बोलते हो PDF सेंड करने, हमको गुस्सा आ जाता है, चैटबॉट को बोलोगे गुस्सा आएगा क्या? तुम जितना बार बोलोगे उतना बार वो भेज देगा। इसके अलावा एक उदाहरण असेंबली लाइन के निर्माण में रोबोट का उपयोग करना है, जो वेल्डिंग, पेंटिंग और पैकेजिंग जैसे दोहराए जाने वाले कार्यों को उच्च सटीकता और गति के साथ संभाल सकता है। पेंटिंग करने का काम भी आप लोग अभी देखे होंगे, कोई इंस्टाग्राम पे रील्स आता है तो पेंटिंग करने का काम रोबोट कर रहे हैं। हालांकि ये बात और है कि उन लोगों को पता नहीं होता, उन लोग को एक डाटा फिक्स करके दिया जाता है, इतना तक में काम करना है, लेकिन अभी तक उसको प्रचलन में लाया नहीं जा सका है, क्योंकि अभी भी काफ़ी महंगे हैं। सस्ता हो जाएगा तो क्या होगा, मजदूर लोग आए वही रोबोट को लगा देंगे हम लोग। दैनिक अनुप्रयोग, AI का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं, मोबाइल फ़ोन को ले सकते हैं, और पूरी तरह से ये क्या है, मोबाइल डिवाइस और इंटरनेट पर निर्भर है।
मोबाइल और इंटरनेट पे आज हम लोग पूरी तरह से निर्भर हो गए हैं। गूगल मैप्स, एलेक्सा, सीरी, विंडोज़ पर कार्टोना, ओके गूगल, सेल्फी लेना, ये सब बहुत आम बात हो गया है और आने वाले दिन में इसका उपयोग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और लगभग 20 साल पहले जब आप किसी यात्रा की योजना बना रहे थे तब हम लोग को क्या होता था, किसी से पूछना पड़ता था और रांची जाबे, क्रिया जाबे, स्टेशनवा पुदरी कहाँ जाबे, टिकटवा कहाँ कटाबे। आज के टाइम में इतना दिक्कत है क्या, आप घर बैठे बैठे टिकट बुक कर लीजिए, जाने का भी आने का भी। रांची में जैसे उतरे आप ओला बुक कर लीजिए या रैपिडो का एक ऐप आता है, आप रैपिडो पे आराम से जाइए, आप डाल दीजिए कि हमको रांची से फलाना एग्जाम सेंटर जाना है। आप 2 मिनट इंतजार कीजिए घड़ी देख करके, 2 मिनट के अंदर आपके सामने में गाड़ी आके लग जाएगा, आप बैठिए चल जाइए, एकदम बहुत आसान है। और अगली बार जब आप कहीं जाइएगा रैपिडो का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत आसान है, सस्ता पड़ता है। सस्ता पड़ता है, रैपिडो आपका सस्ता ही पड़ता है जहाँ तक। मतलब जैसे जहाँ पर जाने का कॉस्ट ऑटो से भाड़ा 40 टका पड़ रहा है, वो 50 टका देगा, थोड़ा सा अंतर है। और आप आसानी से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं बिग सिटी में। रैपिडो आपका देवघर जिला में नहीं चलता है, लेकिन रांची चल जाइए, पटना चल जाइए, दिल्ली चल जाइए, वहाँ रैपिडो तुरंत आपको मिल जाएगा, बहुत सस्ता में मिल जाता है, कभी कभी ऑटो का किराया से भी सस्ता हो जाता है। तो यानी कि ये सब किसकी मदद से हो रहा है, AI की मदद से हो रहा है। अब आता है जोखिम भरी स्थितियों में AI। बहुत सारे जब हम लोग परेशानी वगैरह में रहते हैं तो AI हमारी मदद करता है, आपदा वगैरह के टाइम में भी ये हमारा काम करते रहता है। अब देखो चिकित्सा के क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसमें निदान और उपचार से लेकर दवा की खोज, नैदानिक परीक्षण के अनुप्रयोग तक भी शामिल है। AI संचालित उपकरण डॉक्टरों और शोधकर्ताओं को रोगी डाटा का विश्लेषण करने, संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान करने में भी काफ़ी मदद मिला है इसमें। तो ये चैप्टर आप लोग का यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।